नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राहुल गांधी को पहले झारखंड के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने और बांध बने, लोग विस्थापित हुए या उजाड़े गए, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। उन लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। आज भी हेमंत सोरेन ने आदिवासी लोगों की ज़मीनों को औने पौने दामों पर खरीदा है, वो किसी और नेता ने नहीं किया। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी को पहले तो झारखंड वासियों से उनको माफी मांगनी चाहिए थी। कांग्रेस के कालखंड में ही HSA बना, कितना लोग विस्थापित हुए, आज तक लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिला। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्षमा मांगनी चाहिए उनको। जितने भी बड़े बड़े कल कारखाना डैम बने, लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, उनको न्याय नहीं मिला। आज भी लोग संघर्ष कर रहे, उसे क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद ये बात बोलनी चाहिए। और आज भी ट्राइबल की जमीनों को जितना हेमंत सोरेन ने औने पौने दाम पर खरीदा है, नाम बदल बदल करके, दूसरा और ने तो नहीं खरीदा है, तो पहले तो उनको बताना चाहिए कि भाई उनको छुड़वा दे। नेता मनोज तिवारी ने सीधे सीधे हमला किया है और वो अरविंद केजरीवाल पर हमला किए हैं। और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का भला करने का सोचा ही नहीं। वे अपने सुख, अपने परिवार के सुख और लूट झूठ में फंस कर रह गए। अब दिल्ली के लोग न्याय करेंगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कि मेरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करना, देश विरोधी लोगों को ताकतवर बनाना यह राहुल गांधी की नीति हो गई है। भाई मैं हैरान हूं। अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे कि हमारे घर में 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है। ये गजब के आम आदमी हैं जिनके घर में 250 टन का एसी लगा हुआ है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों का भला करने का सोचा नहीं। उनका अपना सुख, अपने परिवार का सुख और लूट और झूठ में फंस के रह गए। अब दिल्ली के लोग न्याय करेंगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और राहुल गांधी जी पदयात्रा चालू करने वाले हैं। एक पदयात्रा स्टार्ट हो रही है तो दिल्ली के अंदर। अब देश उनकी पदयात्रा के पीछे की जो मानसिकता है, देश के संविधान को कमजोर करना, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना, देश विरोधी लोगों को ताकतवर बनाना, ये राहुल गांधी जी की नीति हो गई है। एंड आई थिंक नोबडी विल सपोर्ट। कई बातें कही, मंच से साझा की। उन्होंने कहा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा मोबाइल में समय बिता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल पहले मनुष्य करते थे, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं जब तकनीक खुद हमारा इस्तेमाल कर रही है। एक औसत युवा के प्रतिदिन 6 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं और अगर ये समय वे किसी सार्थक उसके लिए, उसके स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यही कारण है कि अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आज जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उसमें कमी देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की ये परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञाने न सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है।
अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है, और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है, और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई। सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। आपको बता दें कि ये घटना हावड़ा से सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरने की घटना पर खड़गपुर रेलवे स्टेशन के डीआरएम के.आर. चौधरी ने बताया कि ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इसमें 700 से ज़्यादा यात्री सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। सभी को शालीमार हावड़ा भेजने की व्यवस्था कर दी गई। बसों की भी व्यवस्था की गई। बहाली का कार्य जारी है। हावड़ा से खड़गपुर जाने वाला मार्ग क्लियर है। सभी जैसा कि बताया, ये गाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल हुए हैं। सारे यात्री सुरक्षित है। 700 से ज़्यादा यात्री थे, सभी सुरक्षित है। कोई माइनर इंजरी भी नहीं है किसी को भी। और उनको सबको यहाँ से शालीमार हावड़ा भेजने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। बसेज की भी व्यवस्था है। ट्रेन भी आप देखेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो प्लेटफॉर्म पे और इधर जो यात्री है वो ट्रेन से, और उधर जो रोड पे तरफ में है जो बस की तरफ, तो 11 बसेज है अरेंज की हुई। तो बस वगैरह ऑलरेडी 2-3 बसें निकल चुकी है। तो सारा उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। सब सुरक्षित है, किसी कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। बाकी अब जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू हो रहा है, तो इसमें जितना टाइम लगेगा। सर, इस सेक्शन पे अभी रेल जो है लोकल या दूरगामी जो है चल रही है या पूरी तरह से बंद है? नहीं, इसमें जो अप लाइन है जो टुवर्ड्स खड़गपुर, हावड़ा से खड़गपुर साइड की लाइन चालू है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। और इधर की जो हावड़ा जाने वाली दोनों लाइनें हैं, मिडल लाइन और डाउन लाइन, वो दोनों अभी ब्लॉक है। तो ट्रेन की अभी सर्विस नॉर्मल बोला जाए या बंद? ट्रेन सर्विस नॉर्मल है कि एक डायरेक्शन में नॉर्मल है। स्लो में है? हाँ, स्लो तो रहेगा, वो अलग है। बाकी नॉर्मल 1 तारीख में ट्रेनें अभी चल रही है। सर, आपका महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है और साइकिल रैली इसके तहत निकाली गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकों के बीच मतदान के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई।
दिल्ली में रन फॉर इन्फ्लूजन कार्यक्रम में मनोज तिवारी और बांसुरी, आपको बता दें बांसुरी स्वराज भी शामिल हुई और इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित रन फॉर इन्फ्लूजन कार्यक्रम में भाग लिए। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा किया गया ये आयोजन सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के आवास पर छापेमारी हुई। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के रांची स्थित आवास पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी जारी है। बता दें कि झारखंड में आयकर विभाग ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी और निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने रांची में 7 जबकि जमशेदपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सुनील श्रीवास्तव झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। इसके साथ ही कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी रेड की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर आयकर विभाग की इस छापेमारी को लेकर कहा है कि अब यह तो इनकम टैक्स वालों का अपना काम है, यह इनकम टैक्स वालों का अपना काम है अब, और ये हम लोगों का अपना काम है प्रचार प्रसार करना। चुनाव है तो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर एजेंसी, हर संगठन का अपना अपना काम होता है, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी ये तो इनकम टैक्स वालों का अपना काम है, जैसे हम लोगों का अपना काम है चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जिसका जो काम होता है वो अपना काम करता है, उसमें किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जेबी में आरोप लगाती रही कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब बीजेपी विंग तौर पे। अब उससे आरोप से कोई विचलित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर एजेंसी, हर संगठन का अपना अपना काम होता है, वो करता है। जैसे चुनाव का समय है, हम सब लोग चुनाव काम में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और उन्होंने सीधे सीधे कई आरोप भी लगाए हैं। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान पर हमला किया, महाराष्ट्र में झूठा प्रचार किया है, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। कोई दलित समाज, कोई अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है, उन्होंने ये मुंबई में कहा है। वो कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान को हमला करने का कांग्रेस पार्टी ने ही किया। हर बार उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ काम किया। महाराष्ट्र में झूठा प्रचार किया था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। आज कोई दलित समाज, कोई यहाँ हमारा बहुत समाज के लोग, एसटी, एससी कम्युनिटी, कोई माइनॉरिटी, कोई कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। उनका झूठा, उनका जो मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो भी किया है, उसका पर्दाफाश हो गया। एससीडी के प्रचार में आप आए हुए हैं, जैसे शायला जी के लिए जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो अच्छा कैंडिडेट है ना, हमारा बीजेपी शिवसेना का ज्वाइंट कैंडिडेट है, इसलिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा कैंडिडेट है। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेकर एक बड़ा फैसला आया है, वो मुझे पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो कहा है, उसको मैंने अभी तक अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन करके मैं प्रतिक्रिया दूंगा। कितने कॉन्फिडेंट है महायुति को लेकर आप महाराष्ट्र? पूरा बीजेपी, शिवसेना, हमारा अजित पवार का साथ में मिलकर के पूरा महाराष्ट्र में हम एब्सोल्यूट जीतने वाले। इतना आशीर्वाद लोगों को यहाँ हमारा सपोर्ट करते हुए हमने देखा है। लेकिन राहुल गांधी को कोई विश्वास नहीं कर, उनको कोई विश्वास आजकल लेता नहीं, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उसका वो जो नाटकीय अंदाज से जो काम करते हैं, बचपना वाला काम करते हैं, उससे कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। सर, शिवसेना यूबीटी नेता और वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने कहा है और उन्होंने कई बातें कही है कि बीजेपी यहाँ की नौकरियाँ गुजरात भेज रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की नौकरियां बीजेपी छीनकर गुजरात लेकर जा रही हैं, गुजरात लेकर गई हैं। बीजेपी महाराष्ट्र के बारे में बहुत बुरे तरीके से सोचती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र के बारे में बहुत बुरे तरीके से सोचती है। उस बीजेपी को महाराष्ट्र नकारेगा इस बार और महाविकास आघाड़ी को स्वीकार करेगा, उन्होंने कहा है।
महाराष्ट्र के जो जॉब्स भाजपा ने छीन के गुजरात लेके गए उसके बारे में जवाब दें। क्या लगता है महाराष्ट्र में जो भाजपा महाराष्ट्र के बारे में जो सोचती है बहुत बुरी तरह से सोचती है, उस भाजपा को महाराष्ट्र ना करेगा, सिर्फ महाविकास आघाड़ी को स्वीकारेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय ने हमें इतिहास के पन्नों में उलझाने से अच्छा होगा कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जो लूट की है वो क्यों की है, यहाँ के युवाओं को जो रोजगार है वो क्यों नहीं दिया, यहाँ का युवाओं का रोजगार छीन के गुजरात क्यों लेके गए, उस पर जवाब देना चाहिए। इतिहासों के पन्नों में शायद उनको वो व्यस्त होंगे, लेकिन महाराष्ट्र भविष्य को देख रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार 370 की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य की घोषणा हो। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह वो विधानसभा नहीं है जो हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता के संदर्भ में बात कर रहा हूं, यह वो विधानसभा नहीं है जिसके हम हकदार हैं, लेकिन यह विधानसभा वहां पहुंचने का जरिया है। जम्मू कश्मीर दोबारा एक पूर्ण राज्य बने। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वायदा किया है। उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। स्पीकर साहब, ये वो असेंबली नहीं है जो असेंबली हम चाहते हैं। मैं पावर्स के हवाले से बात कर रहा हूं। ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हम हक रखते हैं, लेकिन ये असेंबली वो जरिया है वहां तक पहुंचने का। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने और एक फुल फ्लेज रियासत बने। कोई मतलब ये क्या कहते हैं वो हाइब्रिड मॉडल, वो नहीं। उसका तो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क के वजीर आजम साहब ने किया है। बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं। कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, जो एलजी साहब ने फिर हमें वापस किया, उसको मैं दिल्ली ले गया। मैंने उसकी कॉपी वजीर आजम साहब को सौंपी, उसके साथ अपना डीओ लेटर जोड़ा। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है फुल स्टेटहुड का, उसको फौरी तौर अब पूरा किया जाना चाहिए। और मेरी मीटिंगें जो हैं बड़ी कामयाब रही, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब के साथ हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने का जो प्रोसेस शुरू होना है वो हो जाएगा। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म सिंघम अगेन की अपार सफलता के बारे में काफ़ी चर्चा की है। और अभिनेता अजय देवगन ने अपनी फिल्म सिंघम अगेन की सफलता पर कहा है, मैं रोहित शेट्टी को अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे मेरे व्यक्तित्व के बारे में भी पता है। और उन्होंने रोहित शेट्टी की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं किस चीज़ के साथ सहज हूँ जिसके चलते इस स्क्रिप्ट पर अच्छा काम होता है। और उन्होंने अर्जुन कपूर को भी लेकर कहा है कि अर्जुन कपूर भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। नॉर्मल में क्या बदलाव है? आई थिंक कोई बदलाव नहीं है। 10 साल हो गए, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी कल की बात है। और लाइफ वैसे ही चल रही है, सब वैसे ही चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा एक जो ठहराव और मैच्योरिटी आती है उतना ही फर्क पड़ा बस। आपकी जो बॉन्डिंग है रोहित शेट्टी साहब के साथ, उसका कितना इसमें फर्क पड़ता है, कितना फायदा होता है जब आप इस तरह की फिल्म पे काम करते हैं? आई थिंक फायदा ये होता है कि मैं रोहित को अच्छी तरह जानता हूं, तो मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए। और रोहित को मेरी पर्सनालिटी के बारे में भी पता है, तो उसको पता है कि मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, क्या किस चीज में कंफर्टेबल हूं, किस चीज में नहीं हूं। तो एक उस बॉन्डिंग की वजह से एक अच्छा स्क्रिप्टिंग लेवल पे काम अच्छा हो जाता है। और जब ये फिल्म बन रही थी सर, इसमें मल्टी स्टार कास्ट ऐड होती रही, किस तरह से? ऐड नहीं होती रही, शुरू से यही प्लान था। शुरू से अर्जुन की एंट्री हुई थी, हमें पता चला लास्ट मिनट एंट्री हुई। हाँ, तब विलन की कास्टिंग जरूर थी, बट वो कास्टिंग लास्ट मिनट हुई। एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी। और टचवुड आज
काफी लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन आज अर्जुन ऑडियंसेस को बहुत पसंद आ रहा है और मैं बहुत खुश हूं उसके लिए, क्योंकि जब एक आदमी मेहनत करता है और एक अच्छा एक्टर होता है उसको अपना ड्यू कभी ना कभी तो मिलता ही है, जो अर्जुन को मिलना शुरू हुआ है, तो आई थिंक ये उसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये थोड़ा अनफेयर भी होता है सर, इंडस्ट्री निगलेक्ट कर देती है, उसकी 1 फ्लॉप 2 फ्लॉप 4 फ्लॉप हो गया तो उसको मौके नहीं मिलते। वो पार्ट ऑफ द गेम है, उसको ना हम बदल सकते हैं ना कोई बदल सकता है, बस अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, सही वक्त पे सही टाइम पे सही प्रोजेक्ट बनता है और तब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, जो अर्जुन ने किया। जब ये फिल्म आई सर, इसकी अनाउंसमेंट आई दिवाली पे अचानक से 2 फिल्मों का आ जाना, सर क्या ये क्लैश टाला जा सकता था? सबने टालने की बहुत कोशिश की, वो हुआ नहीं। मैं तो चाहूंगा कि कभी कोई क्लैश हो ना हो, क्योंकि उसमें नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का ही होता है। बट अब हमारी फिल्म हम हट नहीं सकते थे, क्योंकि दिवाली और जैसे आपने फिल्म अगर देखी, जो थीम है रामायण की कि 9 दिन दिवाली से पहले से कहानी शुरू होती है, तो अब ठीक है, दोनों पिक्चरें अच्छी चल रही हैं। आपने इस फिल्म के दौरान कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आप हमारे दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहें, जो याद है? ऐसा कुछ नहीं है, बट काफी मुश्किल फिल्म थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्केल था और इतनी बड़ी कास्ट थी, बट सब स्मूथली निकल गया, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी था। सर आपने मीम्स देखे हैं जो आता माजी चटकली से लेके और जो हाथ हिला? मैंने बहुत ज्यादा मीम्स देखे नहीं है, लेकिन मीम्स कुछ बहुत फनी होते हैं और उसको हेल्दीली अपने आजकल तो लोग मीम्स खुद बनाते हैं अपनी फिल्मों का प्रमोट करने के लिए, तो आई थिंक इट्स फन। बट जब भी आप जाते हैं, बच्चे भी आपका एक्शन करके दिखाते हैं, पुलिस कॉप यूनिवर्स की इज्जत को बहुत बढ़ावा मिला जब से सिंघम के एंट्री, रोहित शेट्टी साहब को भी और आपको भी पुलिस की तरफ से भी बहुत सराहना मिलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके हम बस बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से, और काफी टाइम से फिल्मों में हमेशा पुलिस को नेगेटिव ही दिखाते थे, तो आई थिंक सिंघम पहली फिल्म थी, पहली नहीं कहूंगा, गंगा जल भी आ चुकी है, बट जिस फिल्म में जो एक आइडियल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए वो दिखाया गया, और वहां से फिर एक ट्रेंड सा बन गया, अभी काफी लोग पॉजिटिव पुलिस की फिल्में बनाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और कौन से, कुछ थोड़ा हिंट देंगे? अब नेक्स्ट फिल्म अब जो रिलीज होगी वो रेड 2 होगी, फरवरी में होगी। जैसे आप अभी डेब्यू कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वो उनकी फिल्म में भी मेरा एक अच्छा खासा रोल है। उनका ट्रेलर आया है, लोगों को पसंद आ रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, और अच्छा खासा नहीं सर, आपने उसमें सुनील दत्त साहब की याद दिलाई है। काले घोड़े पे काले कपड़ों में पहने हुए, हम तो वही जमाने के लोग हैं ना। आपने बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं प्यार करते होंगे उनसे, इनकी पिक्चरें देखी होंगी या क्या? दत्त साहब के हम सब फैन रहे हैं, और बिल्कुल कंपेयर किया जा रहा है, कितना प्यारा आपने सीन दिया। एक्चुअली जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, सब ये कहते थे कि दत्त साहब से शक्ल मिलती है, तो आई थिंक उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत ही बड़े बड़े काम किए उन्होंने, बहुत बड़े एक्टर थे, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बस मैं लास्ट में ही पूछ रहा हूँ, अजय देवगन की दुनिया फैन है, अजय देवगन किसके फैन है? हाँ, पता नहीं मैं किसका फैन हूँ। मेरी दुनिया तो बस अब बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बाकी ज्यादा मैं सोचता नहीं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। पर्सनल लाइफ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।